हेलो। नमस्कार, कर दिया ना? नमस्कार, सुप्रभात। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ISC, वेयर वी आर स्टडिंग द इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था में आज हम बात कर ही रहे हैं किसकी? भारत के राष्ट्रपति की। आज हम भारत के राष्ट्रपति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, निर्वाचन समझेंगे, इलेक्शन समझेंगे। तो एक बार सभी लोग अपने नोटबुक को आउट कर दीजिए, कॉपी आउट कर दीजिएगा। और जो हमने कल पढ़ा था, देखो अभी तक हमने क्या क्या कवर करा है राष्ट्रपति के संदर्भ में, एक बार देखिएगा जरा। कल हमने बात की थी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की। हमने बात करी है भारत के राष्ट्रपति की, और राष्ट्रपति के संबंध में हम ये जानते हैं कि भाग 5 में इनका उल्लेख है। संविधान का अनुच्छेद 52 हमने पढ़ लिया, अनुच्छेद 53 भी हमने पढ़ लिया, अनुच्छेद 54 भी हमने पढ़ लिया। अब क्या क्या पढ़ा हमने इसमें? अनुच्छेद 52 में, 52 में हमने पढ़ा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस अनुच्छेद में केवल इतनी बात लिखी है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर अनुच्छेद 53 ये बोलता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में निहित है। ये बात आपको बता दी गई थी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनके द्वारा वो करेगा। तो हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था है। राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ यानी कि जो मंत्रिपरिषद है और उसका मुख्य प्रधानमंत्री है, उसकी सलाह पर क्या करता है? कार्य करता है। 53, ठीक है। और बाकी आप जानते हो भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख जो सशस्त्र सेना है, यानी देश का जो रक्षा क्षेत्र है, रक्षा में हम तीनों सेनाओं को जो लेते हैं, उसका जो अधिकारी है, हेड है, चीफ, वो राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55, ये दोनों अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में बात आती है राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा वो कैसे होगा, कौन कराएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कराता है भारत निर्वाचन आयोग। कौन कराता है? भारत निर्वाचन आयोग। तो हम यहां पे लिखते हैं, देखो 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, और निर्वाचन जो होता है राष्ट्रपति का वो ECI द्वारा कराया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, जिसने हाल ही में लोकसभा के चुनाव भी कराए, भारत निर्वाचन आयोग। दूसरी बात, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वह प्रत्येक सामान्यतः 5 वर्ष में किया जाता है। जैसे ही 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होता है राष्ट्रपति का, तो प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाता है। इन केस अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण से इन 5 वर्ष के बीच में खाली हो जाए, है ना, हो सकता है 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में, ऐसी स्थिति में क्या होगा हमारे यहाँ? ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, लेकिन कब होगा? अभी कब हुआ था लास्ट टाइम? 2022 में। उससे पहले कब हुआ था? 2017 में। अब कब प्रस्तावित है? 2027 में। लेकिन हम बोल रहे हैं अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद बीच में समाप्त हो जाए, बीच में यानी कि राष्ट्रपति अपने पद पर ना रहे, किस कारण से हो सकता है? राष्ट्रपति को महाभियोग लगे और वो अगर अपने पद से अलग हो जाए, उसको हटा दिया जाए, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, आप ऐसी बात समझिए, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का निर्वाचन कब होगा? जब 2027 आएगा तभी होगा। मान लीजिए किसी कारण से 2025 में खाली हो गया, तो क्या 2027 में ही अगला चुनाव होगा, या वो पहले भी कराया जा सकता है? तो अगर पद खाली हो गया तो उस पद खाली होने के 6 महीने के भीतर भीतर राष्ट्रपति के लिए चुनाव करा लिया जाएगा, नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव करा लिया जाएगा। अब जो नया राष्ट्रपति अपने पद पर आएगा वो कितने समय के लिए आएगा? क्या वो बचे हुए अब मान लीजिए 25 में वर्तमान राष्ट्रपति का पद खाली हो गया किसी कारण, कार्यकाल था उनका कब तक? 27 तक। 22 में चुन के आए थे, 27 में 5 साल हो रहे हैं, 5 साल का कार्यकाल होता है। मान लीजिए किसी कारण से मृत्यु हो गई या महाभियोग लगा,
पद खाली हो गया 2025 में, तो संविधान में क्या व्यवस्था है कि अगर पद खाली हो जाएगा तो तब तक के लिए 6 महीने तक के लिए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का दायित्व संभालेंगे। 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव करा लिए जाएंगे। नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव करा लिए गए। अब जो नए राष्ट्रपति आए हैं वो कितने समय के लिए आए? क्या वो जो बचा हुआ कार्यकाल है, वर्तमान राष्ट्रपति का जो वर्तमान निवर्तमान का जो कार्यकाल है उसके लिए आए हैं, या फिर जब से वो आए हैं अगले पूरे 5 साल के लिए होंगे? तो अगर वो नए चुन लिए गए, पूरा इलेक्शन मैनर हो जो है उसी हिसाब से प्रोसेस फॉलो होगा। अब एक बार चुन लिए गए तो वो पूरे 5 साल के लिए चुने जाएंगे, यानी कि अगर 2025 में आ गए तो अब उनका कार्यकाल कब पूरा होगा? 2030 में। फिर अगला चुनाव होगा 35 में, तो फिर ये नई व्यवस्था शुरू हो जाएगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो अगर नया राष्ट्रपति बीच में कहीं चुन लिया गया तो फिर क्या होगा? फिर उस नए राष्ट्रपति का कार्यकाल जिस दिन से वो चुना गया अगले 5 साल के लिए होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी। इलेक्शन किसने कराना है? ईसीआई ने। हालांकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर राष्ट्रपति बीच में मान लीजिए उनका निधन हो गया या हट गया तो उनका जो कार्यकाल है शेष बचा हुआ, चाहे वो 3 साल हो, चाहे वो 2 साल हो, चाहे वो 1 साल हो, कितना हो, वो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। वहां पर चुनाव निर्धारित समय पर ही होता है। 4 साल बाद तो 4 साल बाद, 4 साल के राष्ट्रपति चुना गया, वो 1 साल में ही मर गया, तो अब इसकी किसी की गलती नहीं है। वो जो 3 साल बचे हुए हैं वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काटेगा। ठीक, लेकिन चुनाव पहले कभी नहीं होगा। हमारे यहाँ हो सकता है कि चुनाव पहले भी हो जाए, अगर राष्ट्रपति का निधन हो गया या किसी कारण से पद खाली हो गया तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाएंगे। ये अंतर याद रखिएगा। तीसरी बात, चुनाव कराना किसने है? निर्वाचन आयोग ने। और निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराएगा उसके लिए होगा एक निर्वाचक मंडल। क्या होगा? निर्वाचक मंडल। तो ये निर्वाचक मंडल से प्रश्न आते हैं, मैंने कल पढ़ा दिया था। कौन है निर्वाचक मंडल में प्रियंका? सबसे पहले निर्वाचक मंडल में आते हैं संसद सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक, इलेक्टेड। इलेक्टेड मतलब दोनों हाउस, एलएस प्लस आरएस। एलएस का मतलब एलएस से आए 543 प्लस 233 मनोनीत सदस्य वोट है। दूसरी बात, राज्य में जब हम आए तो राज्य में विधानसभा, देखो ऊपर हम लिख सकते हैं इलेक्टेड एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इधर दे आर द मेंबर ऑफ राज्यसभा और द लोकसभा। किसी भी हाउस के मेंबर हो आप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। राज्य में जो विधानसभा है जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या बोलते हैं? तो राज्य में भी 2 हाउस होते हैं, जैसे संसद के 2 हाउस होते हैं, क्या? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यों में भी 2 हाउस होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, लेकिन विधानसभा सभी राज्यों में है। तो जो चीज सभी राज्यों में है वहीं के मेंबर तो वोट करेंगे ना। विधान परिषद के करेंगे तो ये तो उत्तराखंड पे तो विधान परिषद नहीं है, पंजाब पे तो नहीं है, यूपी और बिहार में है। तो यूपी और बिहार के विधान परिषद के भी सदस्य अगर वोट डालने लग जाएं तो फिर उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान के साथ तो भेदभाव हो रहा है। या तो सब राज्यों में विधान परिषद होती तो शायद बात अलग होती, लेकिन विधान परिषद किसमें है? गिने चुने राज्यों में है। 6-7 राज्यों में अब विधान परिषद है। तो अब क्या सब, अब तो फिर 6 हो गया, जम्मू कश्मीर हट गया, तो क्या फिर उनको दोबारा अधिकार मिलेगा? ना, उनको पास अधिकार नहीं। तो केवल किसको अधिकार है? विधानसभा। विधान परिषद के चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, उनका राष्ट्रपति के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। तो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एमएलए। क्या बोलते हैं? एमएलए। यानी एमएलए वोट डालते हैं, विधान परिषद के मेंबर नहीं डालते, एमएलसी नहीं डालते। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये क्या हो गया? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
तो असेंबली के वालों को बोलते हैं विधायक, लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, और काउंसिल वालों को बोलते हैं एमएलसी। तो हमारे उत्तराखंड वाले तो लोग जानते ही नहीं एमएलसी क्या होता है, पंजाब वाले भी नहीं जानते एमएलसी क्या होता है, हरियाणा वाले भी नहीं जानते एमएलसी, क्योंकि हमारे यहाँ एमएलसी उमएलसी वाला सिस्टम ही नहीं है। एमएलसी वाला सिस्टम का है यूपी में, बिहार में, वहां होते एमएलसी साहब जा रहे हैं, उन एमएलसी साहब का कोई महत्व नहीं है राष्ट्रपति चुनाव में, क्योंकि वो वोट नहीं डालते, ये याद रखना है आपको। तो विधानसभा के सदस्य डालते हैं एमएलए, लेकिन कैसे एमएलए? इलेक्टेड, निर्वाचित। और फिर संघ शासित प्रदेश भी कितने हैं हमारे यहाँ? अभी 8 है। संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 8। उन 8 में से अभी केवल 2, कौन? दिल्ली, क्योंकि 8 में भी स्थिति अलग है ना, उन 8 में दिल्ली और पुदुचेरी की स्थिति अलग है। हमारे यहाँ ना थोड़ा सा क्या है, हर चीज में अपवाद है। 8 संघ शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली में विधानसभा है, पुदुचेरी में विधानसभा है, जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित है, यानी, और बाकी 5 में है ही नहीं। तो वो 5 तो गायब ही हो गए, उनका कोई महत्व नहीं रह गया, कोई रोल नहीं रह गया राष्ट्रपति के चुनाव में। क्या वोट डालते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में? उनकी विधानसभा विधान परिषद तो है नहीं, वो वोट नहीं डालती, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन है ना। कहां से रिप्रेजेंटेशन होगा? जो उनके एमपी होंगे, लोकसभा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो चंडीगढ़ का भी है एमपी, वो इलेक्टेड है, वो तो डालेगा वोट एज एन एमपी। लेकिन स्टेट लेवल पर या यूनियन टेरिटरी के लेवल पर उनका कोई अपना वैसा अस्तित्व नहीं है, जबकि दिल्ली का है, दिल्ली की विधानसभा। दिल्ली के 7 सांसद हैं, वो तो वोट डालेंगे, जिसमें बांसुरी स्वराज भी आ गई, सुषमा स्वराज की बेटी, वो 7 सांसद तो वोट डालेंगे एज एन एमपी, लेकिन दिल्ली के एमएलए भी वोट डालेंगे, क्योंकि वो विधायक है, इलेक्टेड। लेकिन क्या अंडमान निकोबार में कोई इलेक्टेड एमपी है? एमपी तो है। क्या इलेक्टेड एमएलए है? नहीं, क्योंकि वहां असेंबली नहीं है। तो फिर दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के इलेक्टेड एमएलए ये वोट डालेंगे। और अब प्रस्तावित क्या है? जम्मू कश्मीर, तो वो आगे देख लेंगे जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा आ जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया था क्या क्या हुआ, कौन कौन वोट डालता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें कि कहां कौन वोट डालता है, उसको आपको गलत नहीं करना है। नहीं डालते जो, उनका आपको पता होना चाहिए। संसद में ऐसा कौन है जो वोट नहीं डालता राष्ट्रपति के चुनाव में? है मनोनीत सदस्य, कौन सा मनोनीत सदस्य? उधर देखना स्लॉट में है, इधर आओ। इसको चार्ज में लगा दो, आज मेरा फोन चार्ज नहीं है आज। एक तो रात को पता नहीं लाइट आ रही जा रही, आ रही जा रही, इन्वर्टर भी बंद हो गया, ऊपर से घड़ी भी नहीं पता लग रही, आज टाइम का ही नहीं पता लग रहा था मुझे सुबह। ना मोटर चल रही थी आज, पानी की दिक्कत हो जाती है शहरों में ना बड़ी। हाँ बताइए, कौन कौन नहीं डालता? संसद से कौन नहीं डालता? नॉमिनेटेड एमपीज। राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड, और लोकसभा के जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे अब नहीं होते। वो जो 2 एंग्लो इंडियन थे, उनकी कहानी, उनका किस्सा 104वें संविधान संशोधन द्वारा मोदी जी द्वारा समाप्त कर दिया गया, उनका अब कोई मतलब नहीं है। रही बात विधानसभाओं की, तो विधानसभाओं के भी केवल कौन? इलेक्टेड एमएलए। विधान सभा के इलेक्टेड एमएलए, विधान परिषद के कौन? कोई नहीं, ना विधान परिषद के इलेक्टेड ना नॉमिनेटेड, विधान परिषद का रोल ही नहीं है, कहीं कंफ्यूज कर दे। विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, अगर लिखता है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तो बात सही है, लेकिन अगर लिखता है विधानसभा और विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, तो विधानसभा तो ठीक बोला उसने, विधान परिषद जैसी देखोगे तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए, बिल्कुल विधान परिषद नहीं, कार्ड तुरंत। थर्ड, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी के? दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित विधानसभा सदस्य। आएगी बात याद? कौन कराता है इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन देता है वोट? इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन है? जो मेरे पीछे लिखा है। क्लियर? चलिए अब मैं आपको संविधान की प्रति बताता हूं, क्योंकि अगला अनुच्छेद जो है 55, अगला अनुच्छेद जो है 55, वो बताता है इलेक्शन की रीति। रीति मतलब किस तरीके से इलेक्शन होता है। राष्ट्रपति का चुनाव सामान्य चुनाव की तरह नहीं होता। हमारे इलेक्शन की, जैसे आपका और हमारा अभी बीच में इलेक्शन हुआ, एमपी का इलेक्शन, लोकसभा सदस्य या विधानसभा का या स्थानीय चुनाव, वैसा इलेक्शन राष्ट्रपति का नहीं होता। राष्ट्रपति का चुनाव थोड़ा घुमावदार होता है। क्यों?
क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव जो है उसकी प्रक्रिया ही पूरी की पूरी क्या है, अलग है। हमारा चुनाव जो है उसमें क्या हुआ, अभी तमाम अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी खड़े हुए थे, हम सबने मतदान किया, जिस जिस किसको, जो खड़ा हुआ है इलेक्शन के लिए, यानी कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा मत मिल गया वो क्या हो गया, जीत गया। अभी इस बार तो कई जगह ऐसे भी खबरें आई कि मान लीजिए ये खड़े हुए कैंडिडेट ए, बी, सी, डी, और किसी कॉन्स्टिट्युएंसी में 1000 वोट पड़ते हैं, सपोज हमारे यहाँ लाखों में और संख्या होती है, करोड़ों में संख्या होती है, हम मान के चलते हैं 1000। तो यहां देखा हमने कि ए को मिले 200 वोट, बी को मिले 250, सी को मिल गए 400, मतलब समझ लो ऐसे, और नोटा को भी मिल गए, कुछ वोट मिल जाते हैं नोटा को 100, 150, 200। एक जगह ऐसा हुआ जो सबसे ज्यादा किसी कैंडिडेट को मिले 400 और नोटा को मिल गए 450, तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिल गए, नोटा को। लेकिन क्या नोटा को अगर वोट मिल भी जाए तो नोटा मतलब नन ऑफ दी अबव, वो तो कोई व्यक्ति नहीं है, तो फिर जीता हुआ कौन माना जाएगा, जो उसके बाद सबसे ज्यादा। यानी इसी स्थिति में मान लो अगर सपोज यहाँ 450 वोट नोटा के हैं, ये नोटा है, तो सबसे ज्यादा वोट तो नोटा को है ना, सपोज, लेकिन नोटा तो कोई व्यक्ति नहीं हुआ, तो फिर कौन जीता हुआ माना जाएगा इनमें, सी कैंडिडेट। तो हमारे यहां क्या होता है, अग्रता ही विजेता, क्या बोलते हैं इसे, अग्रता ही विजेता। अग्रता मतलब जो आगे है वही जीत जाएगा। मान लीजिए 1000 वोट पड़ रहे हैं और वोट डालने गए केवल 500 लोग, वोट डालने कितने गए, 500, होता है ना मतदान 50% ही मतदान हुआ, कई जगह आप देख रहे थे 54% ही मतदान हुआ। टोटल मतदाता है 1000 और मत देने गए कितने, 500। उन 500 में से 200 ने इसे दे दिया, 100 ने इसे दे दिया, 50 ने इसे दे दिया, बाकी किसी ने निर्दलीय को दे दिया, तो जीतेगा कौन, ए वाला, क्योंकि उसे कितने मिल गए, 200। भले ही जो कुल पड़े मतदान का 50% भी नहीं है। कुल पड़ा मतदान कितना है, अच्छा टोटल संख्या कितनी है मतदान की, 1000, पड़ा कितना मतदान, 50%, 500 लोग ही वोट देने आए, और उस 500 का भी जो 50% है, यानी जो कुल मतदान पड़ा उसका 50% कितना है, 250। लेकिन जो जीत रहा है कैंडिडेट उसको कितने मिल रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में तो अब थोड़ा बड़ा मतदान प्रतिशत, पहले वहां वोटिंग कितनी होती थी, 15%, 20%, अब उन 15-20% में से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गया वो जीत गया। तो ये सिस्टम तो हमारा है, ये सिंपल सा सिस्टम है, अग्रता ही विजेता, यानी जो अग्रता है, जो आगे है वही जीत गया। पर राष्ट्रपति का चुनाव यहां पर अलग प्रकार का होता है, तो वही हमें समझना है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है। यहां पर सनुमातिक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार से होगा, यहां पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल हस्तांतरीय विधि का प्रयोग किस प्रकार से होगा, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन किस प्रकार से है। तो पहला शब्द क्या बोला मैंने कि ये डायरेक्ट इलेक्शन कैसा है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है मतलब जनता की सीधा सीधा कोई भागीदारी इसमें नहीं, सीधा सीधा नहीं है, घुमा के तो है, अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे है प्रियंका अप्रत्यक्ष रूप से, बिल्कुल, कि हमने सर विधायक चुने हैं, हमने ही सांसद चुने हैं, और जब हमारे ही सांसद और विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल रहे हैं तो वो सांसद विधायक हमारे प्रतिनिधि है, और फिर वो राष्ट्रपति को चुन रहे हैं, तो एक प्रकार से हम ही लोग किसको चुन रहे हैं, राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। समझ में आ रही है बात। दूसरी बात है समान अनुपातिक एकल हस्तांतरीय विधि, और यहां मिलेगी प्रेफरेंस,
क्या मतलब है इन चीजों का, ध्यान से समझिएगा, पहले ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए यहाँ पे। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, कल हमने अनुच्छेद 58 देखा, उसकी योग्यता देखी, याद है आपको क्या योग्यता थी? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा में सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। ऐसी योग्यता है तो भारत में सारे ही लगभग, मतलब बहुत सारे लोग रखते हैं, बहुत सारे लोग होंगे ना जो भारत सर के आपकी नागरिक आवाज हैं। कट कट के आ रही है। आप ही को आ रही होगी बेटा, यहां से तो सही चल रहा है। सर हाँ, हम लोग को सही आ रही है। सॉरी सर, तो मेरा ही नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ जी हाँ जी, दोबारा आप एक अगर करना चाहें तो लॉग इन कर लीजिएगा अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी, वरना तो आप सुनते रहिए। ध्यान से देखिए, हम क्या बोल रहे हैं कि जो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है, ऐसी योग्यता तो भारत में बहुत सारे करोड़ों लोगों के पास होगी। बहुत सारे लोग 35 साल से ऊपर के हैं, बहुत सारे लोग भारत के नागरिक हैं, है ना। भारत में अधिकांशतः सारे लोग होंगे कौन, 99% लोग कौन है, भारत के नागरिक हैं। बहुत सारे लोग 35 वर्ष की आयु भी पूरी कर चुके हैं, बहुत सारे लोग लोकसभा में चुने जाने योग्य भी हैं। अब सबसे बड़ी बात, ये कंडीशंस जो हैं, लाभ के पद में भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे ना जो सरकारी नौकरी नहीं करते, तो लाभ के पद में नहीं है, 35 साल के भी हैं, नागरिक भी हैं, तो क्या वो सब राष्ट्रपति का चुनाव, अब ऐसे तो सभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने लग जाएंगे। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए एक व्यवस्था क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में से हमें 50 लोग प्रस्तावक के रूप में चाहिए होते हैं। कितने लोग चाहिए होते हैं, 50 लोग प्रस्तावक, और 50 लोग होते हैं अनुमोदक। जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन तो करोड़ों लोगों के पास है, तो सब राष्ट्रपति का चुनाव थोड़ा लड़ लेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव जिसको लड़ना है, यानी जिसके नाम को आगे जाना है, उस नाम के पीछे, उस नाम को बैक सपोर्ट करने के लिए कितने लोग होने चाहिए, प्रस्तावक 50। कितने, 50 प्रस्तावक। मतलब हम इस नाम को प्रपोज करते हैं, फलाना कोई कैंडिडेट है एक्स, तो हम एक्स को सपोर्ट करते हैं, हम एक्स को सपोर्ट करते हैं, हम एक्स को सपोर्ट करते हैं। ऐसे कितने लोग चाहिए, कम से कम 50। लेकिन ये कौन लोग होंगे, क्या मेरे परिवार वाले, क्या मेरे दोस्त यार, क्या बाजार से मैं ले गया, घंटा घर से ले गया 50 लोगों को कि मेरे नाम का समर्थन कर दो, नहीं। ये 50 लोग वही लोग होने चाहिए जिन लोगों ने वोट डालना है, उन वोट डालने वालों में से ही कोई 50 लोग होने चाहिए। यानी वोट डालने वाले लोग कौन है, वोट डालने वाले लोग कौन है, वो तो या तो सांसद है सर, या विधायक है। यानी इन सांसदों और विधायकों में से ही, सांसद भी हो सकते हैं, विधायक भी हो सकते हैं। आप 50 एमपी खड़े कर दीजिए, 30 एमपी कर दीजिए, 20 विधायक खड़े कर दीजिए, पर आपको टोटल कितने चाहिए, 50 प्रस्तावक चाहिए, तो ही तो आप ऐसा कर पाएंगे। दूसरी बात, अब 50 लोग तो आपके नाम का प्रस्ताव रखेंगे, ये पहली बात हो गई। तो ये क्या साधारण है, अब हमारे को कौन ऐसे, कल के दिन आप में से कोई बोले जो 35 साल से ऊपर का कि हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कहां से लाएंगे आप 50 प्रस्तावक, तभी तो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति ही बन पाता है। दूसरी बात, 50 चाहिए अनुमोदक। अनुमोदक मतलब सेकेंडर्स, जो इन प्रस्तावकों को क्या करें, सपोर्ट करें, कि हाँ जो इन प्रस्तावकों ने बात बोली है, हम उस नाम को भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। यानी ए ने सपोर्ट किया एक्स का नाम, उसके सपोर्ट में आ गया वाई, कि हाँ हम ए का सपोर्ट करते हैं, ए किसको सपोर्ट कर रहा है, एक्स को। तो 50 प्रस्तावक, 50 सेकेंडर्स। सेकेंडर्स मतलब एक तरह से द्वितीय प्रस्तावक हो गए। यानी 50 और 50 कुल मिला के कितने चाहिए, 100। क्योंकि ये 50 और ये 50 अलग अलग होने चाहिए, यही नहीं जो प्रस्तावक है वही अनुमोदक होगा, ऐसा नहीं होगा। ये 50 अलग, ये 50 अलग, यानी कुल मिला के कितने लोग हो गए, 100 लोग। तो बताओ 100 लोग, और वो कौन, या तो सांसद या विधायक, वो भी सब अलग अलग। क्या ये आम आदमी के लिए इकट्ठा करना पॉसिबल होगा, नहीं। रही बात सिक्योरिटी फी की, तो 15,000 रुपए सिक्योरिटी फी है, जमानत राशि जिसे बोलते हैं। हालांकि 15,000 रुपए बड़ी बात नहीं है, 15,000 रुपए तो कोई कर ही देगा वैसे भी, लेकिन प्रस्तावक और अनुमोदक वाली जहां बात आ जाएगी, वहां सारा पेज फंस जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति चुनाव के लड़ने के लिए जो भी प्रत्याशी का नाम आगे आएगा, जो भी कैंडिडेट आएगा, उसके लिए कितने प्रस्तावक चाहिए प्रियंका, और कितने अनुमोदक चाहिए प्रियंका,
50 और 50, और ये 100 लोग कौन होंगे? कोई रैंडम लोग होंगे क्या? अरे भाई 140 करोड़ की उसमें 100 क्या मैं 10 लाख लोग कर दूं? पर ऐसे आम आदमी थोड़ा चाहिए। कौन चाहिए? जो कि विधायक हो या सांसद हो, और वो विधायक और सांसद जिन्होंने की वोट डालना हो, यानी जो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होंगे। याद रहेगी बात। अब ये जो निर्वाचन होगा ये समान अनुपातिक एकल हस्तांतरीय और प्रेफरेंशियल विधि पर होगा। अब इसका मतलब समझिए, राष्ट्रपति का चुनाव और हमारे चुनाव में अंतर क्या है? हमारा चुनाव जो होता है बच्चों, वो होता है ईवीएम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके ऊपर काफी चर्चा रही। इस बार थोड़ा शांत है मामला, क्योंकि क्योंकि विपक्ष को सीटें अच्छी खासी मिल गई है। इस बार कुछ नहीं कहा जा रहा है। हाँ, अगर अगर हो जाता कुछ दूसरा मामला तो जरूर इसको गाली पड़ती। तो हम लोग जो वोट डालते हैं वो किस में डालते हैं? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। याद रहेगी बात। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो होता है बैलेट पेपर। किससे होता है? पहले भारत में जो लोग इलेक्शन जो लोग भी करते थे ना, जो विपक्षी पार्टी, बैलेट पेपर के, बैलेट कागज मिलेगा आपको, मतपत्र मिलेगा, उसके माध्यम से। अब जो वोट डालने की इंक होती है, एक एमपी के लिए इंक अलग तरह की होती है, अलग तरह की स्याही होती है। यहाँ अपना पेन नहीं ले जाना होता आपको, इलेक्शन कमीशन देता है। जैसे अभी यूजीसी का पेपर हो रहा था तो वहां पर उन्होंने बोला अपना पेन मत लाओ। वहीं आजकल तो कई परीक्षाओं में आयोग खुद ही पेन दे रहा है ना, उसे बच्चों के पेन में शक है कि कोई चीटिंग वीटिंग का मटेरियल ना हो। तो यहाँ पर जो है निर्वाचन आयोग क्या करता है? खुद का ही आपको स्याही देता है, पेन देता है, इंक देता है। एमपी के जो वोट होगा उसके लिए जो स्याही होगी वो अलग होगी, और एमएलए वाले की स्याही अलग होती है। हालांकि स्याही से कोई प्रश्न नहीं आना हमारे लिए, आपको बताने की बात आई तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट बात, यहां क्या होती है बच्चे? प्रेफरेंस होती है। जैसे एक कैंडिडेट है ए, एक कैंडिडेट है बी, एक कैंडिडेट है सी, एक कैंडिडेट है डी, एक कैंडिडेट है ई। मान लीजिए 5 कैंडिडेट खड़े हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम देते हैं प्रेफरेंस। क्या देते हैं हम? वरीयता। प्रेफरेंस क्या होती है बच्चे? वरीयता। वरीयता का मतलब, अभी आप जब वोट देने गए थे, दिया ना आपने वोट सबने, तो आपने क्या किया? आप गए, आपको जिस पार्टी के व्यक्ति को वोट देना था, ए में मान लीजिए कांग्रेस का है, बी में बीजेपी का है, सी में कोई और पार्टी का, डी, आप वहां जाएंगे जाएंगे और वो ऐसा सा होता है, इस तरह से बॉक्स होता है बंद सा, है ना, और वहां आपको पहले देखना होता है। एक तो अंधेरे से, सरकारी स्कूलों में कई बार वो बनाए थे सेंटर, ढंग से लाइटिंग की व्यवस्था कई बार होती है, कई बार नहीं भी होती। वहां देखना होता है किसको बटन दबा रहे, पता लगा किसी और को बटन दबा दिया, वोट किसी और को देना है। और फिर जिसको दबाया, तो जैसे ही आप बटन दबाते हैं, टी ऐसी एक आवाज आती है ना, पी सी, और लाल बत्ती जलती है, आपका मतदान हो गए। बटन दबाया, थोड़ी देर के लिए करेगा और बस मतदान हो गया। अब यहां ऐसा नहीं होता कि हमने मान लीजिए सी कैंडिडेट को दिया, हो सकता है वो सी कैंडिडेट हार जाए, उसे कम मत मिले हो, बी वाले को ज्यादा मिले हो। लेकिन यहाँ पे क्या हम वरीयता देते हैं कि पहले हमने सी दबा दिया, हम चाहते हैं सी जीते, लेकिन अगर सी नहीं जीता किसी कारण से, इसे कम वोट मिले, तो चलो ए जीते, अगर ए भी नहीं जीता तो ई जीते। ऐसा करते हैं क्या? तीन, फिर ये, और फिर ये, बार बार बटन नहीं दबाते ना, एक बार बटन दबाया, एक व्यक्ति को जिसको भी देना है मत दे दिया। राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति चुनाव में अब मान लीजिए जैसे ही राष्ट्रपति चुनाव के लोग हैं, अब ये जो बीजेपी के कितने सांसद आए इस बार? 240। अब 2027 में चुनाव होगा तो ये 240 वाले जाएंगे। मान लीजिए बी कैंडिडेट बीजेपी का है, सी कैंडिडेट कांग्रेस का है, तो बीजेपी वाले 240 वाले क्या करेंगे? सबसे पहले जाएंगे और किसको वरीयता दे देंगे? अपने बी वाले। तो वो ऐसे लिखते हैं कि हमारी पहली चॉइस है ये, अगर किसी कारण ये नहीं पिछड़ते हैं तो हमारी दूसरी चॉइस है ये, और किसी कारण ये पिछड़ते हैं तो हमारी तीसरी चॉइस है ये। यानी यहां पर क्या दी जा रही है बच्चों? वरीयता दी जा रही है, प्रेफरेंस दी जा रही है कि भाई हम पहला सपोर्ट इसको करते हैं, अगर ये पिछड़ते हैं इलेक्शन में, ये हार रहे होते हैं, आउट हो रहे होते हैं, तो हमारी दूसरी प्रेफरेंस ये है, हमारी तीसरी प्रेफरेंस ये है। अब प्रश्न आता है, सर क्या ये प्रेफरेंस देना जरूरी है? ये अधिकार तो है, क्या ये हमें अधिकार है डायरेक्ट इलेक्शन में? अग्रता ही विजेता वाले सिस्टम में है ना? हमें तो एक ही आदमी को जिसको देना है दे दो अपने आप और जाओ फिर यहां से। लेकिन वहां ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं? प्रेफरेंस दे सकते हैं। दूसरी बात, ये आवश्यक नहीं है आप प्रेफरेंस, हो सकता है आप जाए वहां और आपने अपने जिस कैंडिडेट को देना है दिया वोट, वापस आ गए, लेकिन
ज्यादातर लोग क्या देते हैं वहां पे, प्रेफरेंस। ये उनके पास चॉइस है, उनको दे सकते हैं। वो क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। तीसरी बात, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वहां पर क्या होता है, एकल हस्तांतरीय विधि। यानी यहां पर असली मुकाबला, भले ही आप 5 कैंडिडेट खड़े हो, लेकिन जब मतदान की गिनती, मतदान जो गिना जाएगा, तो यह देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा पहली प्रेफरेंस किसको मिली। मान लीजिए बी को सबसे ज्यादा पहली प्रेफरेंस मिली और दूसरे नंबर पे सी को मिली, तो बाकी डी, ई, ए अपने आप रेस से क्या हो गए, आउट हो गए। हो सकता है कुछ ने ए को भी पहली प्रेफरेंस दी हो, कुछ ने डी को भी दी हो, कुछ ने ई को भी दी हो, लेकिन सबसे ज्यादा पहली प्रेफरेंस किसको मिली, उस आधार पे और फिर दूसरे, उनके बीच में क्या होता है, मुकाबला। अब पहली राउंड में अगर क्लियर हो जाता है कि कुल मत का 50% +1 वाला बी को मिला है, तो वही विनर घोषित कर दिया जाएगा। पर अगर किसी केस में ऐसा होता है कि बी और सी में से बी आगे तो चल रहा है, लेकिन वो 50% +1 वोट नहीं जीत पाया, तो फिर सेकेंड राउंड की काउंटिंग होती। और सेकेंड राउंड की काउंटिंग में जिसने बी को सेकेंड प्रेफरेंस दी है वो उधर ट्रांसफर, और जिसने सी को सेकंड प्रेफरेंस दी है वो उधर ट्रांसफर। यानी डी, ई और ए के वोट कहां ट्रांसफर हो गए। फिर देखा जाएगा कि ये 50% से ऊपर कोई पहुंचा, इनमें से नहीं पहुंचा। अगर 50% से ऊपर कोई पहुंच गया तो वो विनर घोषित, अगर नहीं तो फिर थर्ड राउंड की काउंटिंग होगी। पर इतने राउंड की काउंटिंग होती नहीं है, जनरली एक राउंड की काउंटिंग में ही रिजल्ट लगभग क्लियर हो जाता है। तो यहां पर नियम क्या है, आपको कुल मतों का 50% +1 वोट चाहिए। यानी अगर 10 लाख वोट पड़े हैं तो आपको 5,01,000 वोट चाहिए ही चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि ए पहुंच गया है कहां, 4 लाख वोटों पर, और बी पहुंच गया है कितने पर, 4.5 लाख वोटों पर, तो भी अभी विनर घोषित नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मामला क्या चल रहा है, बराबर बराबर चल रहा है। जब तक फिर सेकंड राउंड की वो होगी क्या, वोटिंग, फिर जो बाकी का वोट है ट्रांसफर, वो इनमें ट्रांसफर किया जाएगा। किसका, सी, डी, ई का यहां ट्रांसफर किया जाएगा, और जैसे इनमें से कोई 5 लाख पार करेगा वो क्या बन जाएगा, विनर घोषित हो जाएगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव एक प्रकार का कैसा चुनाव है, अलग तरह का चुनाव, जहां पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सर एकल हस्तांतरीय विधि का प्रयोग किया जाए। हाँ बेटा बोलिए। सर कुछ पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि ईवीएम का हम मतलब जनता के द्वारा हमारे सांसद विधायक चुने जाते हैं, ईवीएम का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ राष्ट्रपति के में बैलेट पेपर क्यों इस्तेमाल होता है, इसका क्यों नहीं किया जाता है, क्या कारण है। जब इतनी मतलब सब कुछ सही है मशीन में, तो मशीन का इस्तेमाल यहाँ प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, मुझे ये मेरी देखिए, जिज्ञासा है जी। जनता के स्तर पर जो वोटिंग होती है उसमें बहुत बड़ी संख्या है लोगों की। आप देखिए कि जब जनता वोट कर रही है तो कितने कैंडिडेट हैं, यहां पर कैंडिडेट कितना है, एक पद के लिए मतदान हो रहा है। लेकिन जब चुनाव होता है सांसदों का तो कितने सांसद हैं, 543। जब सर चुनाव लेकिन होता है जी विधायकों का तो वहां पर भी आप देखिए यूपी में 403 विधायक हैं, कई राज्यों में 70 है, कहीं पे 200 है। दूसरी बात, यहां पर मत देने वाले लोग क्या हैं, सीमित हैं, केवल विधायक वोट दे रहे हैं, अपने अपने राज्यों में उसे वोट डालेंगे, सांसद वोट दे रहे हैं, जो कि बहुत ही कम काउंटेबल नंबर है। जबकि जब जनता वोट देती है तो एक ही सीट पर, एक ही संसदीय क्षेत्र में लाखों में 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख तक लोगों की संख्या होती है। तो वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव कराना क्या हो जाता है, मुश्किल। संभव तो है, चुनाव तो कराया जा सकता है, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव कराना वहां पर क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसलिए वो चुनाव नहीं कराया जाता। ये उनकी तुलना में, जहां पर डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है उसकी तुलना में ये बहुत छोटा चुनाव है। छोटा इन द सेंस लफड़े के मामले में कि इतने ज्यादा लोग होंगे, इतना इतना काउंटिंग करो, ये वो करो, उस तुलना में अगर आप सामान्य निर्वाचन की तुलना करें जो अभी चुनाव हुए इतने बड़े पूरे देश में, तो उस तुलना में तो चुनाव क्या है, छोटा है। एक पद के लिए चुनाव है, तो उसमें क्या कराया जाता है, इस तरह से इलेक्शन करा दिया जाता है। किससे, बैलेट पेपर से। पर याद रखिए पहले हमारे यहां भी क्या होते थे, बैलेट पेपर से ही चुनाव होते थे। 2004 का जो पहला चुनाव हुआ था वो पूरी तरीके से ईवीएम से हुआ। तो ईवीएम से चुनाव कोई बहुत पहले से नहीं होता। 2004 में जब कांग्रेस जीती थी
कांग्रेस की सरकार आई थी 2004 में तो ईवीएम से ही आई थी। 2009 में जब दोबारा आई तो ईवीएम से आई, 14 में फिर बीजेपी ईवीएम से आई, 19 में फिर ईवीएम से आई, और ये 5वां फुल इलेक्शन है 2024 का जो ईवीएम से हुआ। तो अब सर इलेक्ट्रॉनिक लेकिन फिर मशीन से, हाँ बोलिए। अमेरिका में मतलब क्यों नहीं इसका इस्तेमाल किया? तो वहां पे सर बैलेट पेपर से ही होता है जो भी इलेक्शन होता है, तो अमेरिका वो की क्यों नहीं भरोसा आबादी, करते हैं जी? अमेरिका की आबादी देखिए आप कितनी है, और भारत की आबादी देखिए कितनी है आप। अमेरिका की आबादी है केवल 33 करोड़, भारत की आबादी है 140 करोड़। यानी हमारे यहाँ जितने लोग वोट डालते हैं उतनी तो आबादी कई महाद्वीपों की नहीं है, महाद्वीपों की, देश की नहीं बोल रहा हूं मैं, महाद्वीपों की। तो फिर इतना बड़ा इलेक्शन प्रोसेस है, इसलिए ईवीएम से इलेक्शन यहां पर कराया जाता है। ठीक है, यह है इसका कारण। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई? सब समझ गए? चलिए थोड़ा लिख ली भी दीजिए, इसमें हेडिंग डालिए, राष्ट्रपति का क्या लिखना था, निर्वाचक मंडल लिख दिया है। योग्यता है, योग्यता है तो कल लिखा दी थी, कल नहीं परसों लिखा दी थी शायद, देखो। राष्ट्रपति की योग्यता नहीं लिखाई अभी तक, लिखा दी। अच्छा बोला था मैंने, योग्यता वाला टॉपिक छोड़ा हुआ मैंने अभी वहां। अच्छा मैंने सोचा लिखा दी, मैंने बोर्ड पे लिख दी थी। अच्छा अच्छा, लिखाई नहीं थी आपको नोट, अच्छा ठीक कह रही हो, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। लड़की बहुत समझदार है, वो कह रही कि सर आपने लिखाई नहीं थी। हाँ आपने वैसे लिख तो दी थी, पर आपने प्रॉपर बोला था कि मैं लिखाऊंगा, वो वाला काम नहीं सर किया। हम तो ब्लैक बोर्ड से कल उतार लिए थे जो आपने लिखाया था। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी बता भी देता हूँ आपको दोबारा से। हाँ जो बोर्ड से आपने उतारा वो तो ठीक है, लेकिन आप देख लीजिएगा, देखो अगर बोर्ड से उतारा हुआ है और सारी चीजें देखो, आपने भी उतारा हुआ है बोर्ड से। अच्छा चलो लिख लो, अगर मैंने ऐसे बोला था नहीं लिखना है, मैं तो इसलिए बोलता हूँ नहीं लिखना ताकि जिस टाइम मैं समझा रहा हूँ आप बोर्ड पे देखें, क्योंकि कुछ बच्चे जब हम समझा रहे होते हैं लिख भी रहे होते हैं तो वो समझ में सर नहीं हम पाते। लिखे कि ना लिखें? सर हम तो कल लिखे, क्या करें लिख के? बस सुनते रहो, आप सुनते रहो। राष्ट्रपति के लिए अर्थ है, अच्छा अनुच्छेद तो बता दिया ना मैंने 58, वो तो मैंने आज ही बताया, कल ही बताया। देखिए पहली, वह भारत का नागरिक हो। योग्यता है, राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएं यानी योग्यताएं एवं शर्तें, शर्त भी लिख दो, शर्त क्या क्या है, क्या शर्त है। देखो बच्चे, पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। लिख दिया बेटा, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, याद भी हो गई होगी सीमा जी आपको तो अब। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु सर प्राप्त कल कर हम ही चुका तो हो। बताए थे तीन चार, एक दो आपने एक जोड़ा अपनी तरफ से, बाकी बचपन से ही हाँ पढ़ाया ही गया था सर। ठीक है। दूसरी बात है, वह 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, 35 ईयर्स की एज पूरी हो चुकी हो, प्राप्त कर चुका हो, प्राप्त करने का मतलब होता है 35 साल पार हो गया हो। थर्ड, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ऐसा लिख दो। वह लोकसभा की सदस्यता, वह लोकसभा का सदस्य, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा। और लास्ट, वह संघ सरकार या राज्य सरकार, संघ सरकार या राज्य सरकार, अब इसमें और जोड़ लेना आगे, या स्थानीय प्राधिकरण, लोकल गवर्नमेंट होते हैं, लोकल अथॉरिटी, वो भी सरकारी हो गई, या स्थानीय प्राधिकरण में में या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में, या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर रहा हूं, लाभ के पद पर ना हो।
सर इसको छोटे रूप में ये भी तो बोल सकते हैं ना कि वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो सर, हाँ, ये शॉर्ट हो सकता है कहीं ना से, सर? हाँ हाँ हाँ, कहीं से उसको मॉनेटरी बेनिफिट ना मिल रहा हो। आगे लिखिएगा नेक्स्ट स्टार पॉइंट, इसी में आगे लिखो, कंटिन्यू करो। मैंने बताया, हाँ भी बता दिया आपको। लिखिए राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार को, राष्ट्रपति के चुनाव के, राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए नामांकन के लिए क्या, नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवारों को कम से कम उम्मीदवारों को कम से कम 50 प्रस्तावक, बोर्ड पे लिखा है 50 प्रस्तावक, इंग्लिश में लिख दो प्रपोजर्स, प्रपोजर्स जो प्रपोज करते हैं, क्या प्रपोज करते हैं, राष्ट्रपति का नाम, 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक, अनुमोदक के ब्रैकेट में लिख देना सेकेंडर्स, सेकेंडर्स कौन सा, सेकंड वाला है, SECONDARS, सेकेंडर्स होने चाहिए, अन्यथा 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 वह अपनी उम्मीदवारी खो देगा, अन्यथा वह अपनी उम्मीदवारी खो देगा। याद रहेगी बात। सेकंड पॉइंट, दूसरा स्टार पॉइंट, ये 15,000 रुपए वाला जो जमानत राशि है। दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में ₹15,000 की जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक के सरकारी खजाने में 15,000 रुपए, 15,000 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। कॉमा, आपने सुना होगा ना कि फलाना की जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त का मतलब क्या होता है, कोई भी इलेक्शन आप लड़ेंगे, एक निश्चित अमाउंट आपको जमा कराना है, और जो अमाउंट आप जमा करा रहे हैं वो अमाउंट आपको वापस होगा। अब राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, आपने इलेक्शन लड़ा, आपने इलेक्शन लड़ा, 2 4 5 6 जितने भी लोग हैं खड़े हो गए, अब इलेक्शन में खड़े तो हो गए, 15,000 रुपए भी जमा करा दिए। अब जीतेगा तो कोई एक ना, सब थोड़ा जीत जाएंगे, जीतेगा तो कोई एक। अब जो व्यक्ति इस इलेक्शन में हार गए, बाकी और लोग हारे, अगर किसी व्यक्ति को उनमें से, अगर किसी व्यक्ति को उनमें से टोटल पड़े मतों का 1/6 नहीं मिला, 1/6 नहीं मिला, यानी कि किसी कैंडिडेट को 1/6 ऑफ द टोटल वोट से भी कम वोट मिले, तो उसकी राशि क्या हो जाएगी, जब्त, उसको 15,000 रुपए उसके वापस नहीं मिलेंगे। तो इसी को बोलते हैं जमानत जब्त होना। क्या बोलते हैं इसको, जमानत जब्त। तो लिखिए सर जैसे विधायक और सर विधायक की जमानत राशि क्या होती है, वो और अलग सर अलग होती जैसे है, जब विधायक अलग अलग पढ़ेंगे तो होती है ना वहां, सर? जी हाँ जी वो अलग जी। होगी। जब विधायक के बारे में, MLA के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको, तो वहां पे बता दिया जाएगा। लिखिए प्रत्येक कि नहीं, यदि उम्मीदवार, आगे लिखिए कॉमा करिए, यदि उम्मीदवार, होती सबकी है ये, किसी भी पोस्ट पे आप खड़े हो रहे हैं, यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का, अब ये ध्यान रखना क्योंकि कई बार वो इसमें एग्जाम में वो 1/4 कर दे, ऐसा बेवकूफ बना सकता है, 1/5 कर दे, 1/3 कर दे, नहीं, 1/6, 1/6, ठीक है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6, 1/6
भाग मत 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता, भाग मत प्राप्त नहीं करता, कॉमा, तो उसकी जमानत राशि, तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाती। आ गई बात समझ में? तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती। ये तो हो गई भाई सारी बात किस संबंध में? राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं हैं और क्या शर्तें हैं। योग्यता आपने पढ़ ली, 4 योग्यताएं, शर्तें भी आपने पढ़ ली, 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 अनुमोदक चाहिए, और साथ ही साथ क्या चाहिए? 15,000 रुपए ऐसे जमानत राशि आपको जब्त करने, क्या सॉरी जमा कराने, जब्त नहीं करने, जमा कराने। क्या यहां पर ऐसा है कोई एजुकेशन का, शिक्षा संबंधी कोई योग्यता यहां पर नहीं है। उम्र संबंधी है, हाँ, न्यूनतम उम्र है, अधिकतम उम्र संबंधी भी कोई योग्यता यहां पर बाध्यता नहीं है। अब आता है चुनाव, इलेक्शन। इलेक्शन के लिए हमने ये तो पढ़ लिया इलेक्टोरल कॉलेज। अब लिखिए चुनाव की रीति, यानी कि मैनर ऑफ इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव की रीति। राष्ट्रपति अभी रीति लिखी नहीं है ना, अभी तो केवल 54 लिखा था आपने। रीति में बेटा ये आएगा, रीति में ये आएगा, ये शब्द कहां लिखे अभी अभी? रीति, हाँ, रीति का मतलब होता है विधि, कैसे इलेक्शन होगा। वो आपने जो लिखा है वो केवल वो लिखा है कौन कौन इलेक्टोरल कॉलेज में है, रीति नहीं लिखी अभी आपको। रीति लिखनी है, रीति तो आज ही पढ़ाई। लिखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में राष्ट्रपति के निर्वाचन में ध्यान से लिखना यहां पे चीजें। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप में होना चाहिए, तथा तथा संघ एवं राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से होना चाहिए, तथा संघ एवं राज्यों में भी समानता होनी चाहिए। तथा संघ एवं राज्यों में भी समानता होनी चाहिए, पूर्ण विराम। इसलिए इसलिए संसद तथा इसलिए संसद तथा राज्य विधानसभाओं के इसलिए संसद तथा राज्य विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्य के मतों प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है। इसलिए संसद तथा राज्य विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्यों के मतों की संख्या निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है। अब ध्यान से देखना क्या लिखा, अभी जो हमने लिखा उस लाइन को समझा रहा हूं, एक एक करके लाइन समझाता जाऊंगा। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालता है? राज्य, स्टेट्स और कौन? संघ। संघ यानी कि संघ के स्तर पर कौन? संसद। संसद भी वोट डाल रही है, प्लस राज्य में कौन? विधानसभा। विधानमंडल तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि मंडल में तो दोनों आ जाते हैं, केवल विधानसभा ही वोट डालती। अब राज्य तो अलग अलग है, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे महाराष्ट्र, जैसे उत्तराखंड, जैसे हिमाचल प्रदेश, राज्य अलग अलग है। और जो सांसद हैं
सांसद भी दो अलग अलग हाउस के हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अब प्रश्न देखिए, क्या पर बहुत अच्छा ध्यान से समझना। हर राज्य की आबादी अलग अलग है, हर राज्य की आबादी क्या है, अलग अलग है। हमने अभी क्या लिखा, हमारे चुनाव का उद्देश्य क्या है, एक तो राज्यों के बीच में समानता हो, इक्वालिटी हो, और एक राज्य और संघ के बीच में भी क्या आ जाए, इक्वालिटी आए। कैसे हम एक सांसद का मत निकालेंगे, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा पहले कैसे एक विधायक का मत निकालेंगे। प्रत्येक राज्य का जो विधायक है, पहली बात समझिए, यानी राज्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में बराबरी की हिस्सेदारी मिली है। या तो ये सारा लफड़ा ही ना होता अगर राज्यों का झंझट ही ना होता, केवल सांसद होते 776 वोट डालते छुट्टी। यहां पर राज्यों को भी इक्वल वैल्यू दी गई है, यानी राष्ट्रपति पर अधिकार जिस प्रकार से संघ का है, केंद्र का है, वैसे ही राष्ट्रपति पर अधिकार राज्य, जबकि उपराष्ट्रपति में राज्यों का कोई रोल नहीं है। दूसरी बात, यूपी की संख्या सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हर राज्य में अलग अलग जनसंख्या है। किसी राज्य में ज्यादा जनसंख्या, कम जनसंख्या, कम जनसंख्या, ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा विधानसभा सीट वाले राज्य। यूपी 403 है तो उत्तराखंड 70 ही है, हिमाचल 68 ही है। अलग अलग विधानसभाएं, वहां के अलग अलग विधायक, यानी प्रत्येक राज्य के विधायक का मत अलग अलग होगा। ध्यान से समझिएगा, जो वोट वैल्यू यूपी के एमएलए की होगी, क्या वही वोट वैल्यू उत्तराखंड के एमएलए की होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड की पॉपुलेशन यूपी की तुलना में बहुत कम है, और उत्तराखंड में जो असेंबली सीट है वो भी यूपी की तुलना में बहुत कम है। उत्तराखंड में केवल 70 विधायक हैं टोटल निर्वाचित, यूपी में 403 है। अब आप सोचिए कितने गुना ज्यादा हो गए, 7 5 35 7 6 42। देखिए आप, है ना, 5.5 6 गुना ज्यादा हो रहा है। तो यहां पर अंतर आएगा नहीं आएगा हर विधायक के वोट वैल्यू का? तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एक विधायक का वोट वैल्यू। दूसरी तरफ, क्या संसद में भी ऐसा होता है? नहीं, संसद में राज्यसभा के विधायक का वोट बराबर होता है लोकसभा के विधायक के वोट। विधायक मतलब सांसद के वोट, यानी राज्यसभा का सांसद का जो वोट होगा वही वोट होगा किसका, लोकसभा के साथ। उनकी वोट वैल्यू बराबर होगी। अगर मान लीजिए सांसद, राज्यसभा सांसद के वोट वैल्यू है 50, तो लोकसभा के सांसद की भी वोट वैल्यू क्या होगी, 50। लेकिन विधायक के संदर्भ में ये अलग अलग होगी। एक राज्य के एक विधायक की तो बराबर होगी कि भाई उत्तराखंड के राजपुर रोड विधानसभा और खटीमा विधानसभा, दोनों विधायक कहां के हैं, उत्तराखंड के। तो राजपुर रोड विधानसभा के विधायक और खटीमा के विधानसभा के विधायक, दोनों की वोट वैल्यू तो एक होगी क्योंकि राज्य तो एक ही है। लेकिन राजपुर रोड विधानसभा के विधायक की और सहारनपुर सदर के विधायक की वोट वैल्यू एक नहीं होगी, क्योंकि राज्य अलग अलग हो गए, और राज्य अलग हो गए तो पॉपुलेशन अलग हो। तो यहां कितना अच्छा क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, कितना तगड़ा कंफ्यूज कर देगा आपको। क्या बोला मैंने प्रियंका, क्या बात समझ में आई आपको? प्रत्येक विधायक मतलब राज्य लेवल पर, यानी यूपी के विधायक की उत्तराखंड के विधायक से वोट वैल्यू अलग होगी, उत्तराखंड के विधायक की हिमाचल के वोट जो विधायक है उससे वोट वैल्यू अलग होगी, हिमाचल वाले के सिक्किम से अलग होगी। तो यानी सबसे ज्यादा वोट वैल्यू जिसकी आती है पूरे हिंदुस्तान में, वो आती है यूपी के विधायक की। और यूपी के एक विधायक की वोट वैल्यू 208 है। कितनी है? एक विधायक की वोट वैल्यू कितनी है, 208। तो अगर हमें पूरी यूपी विधानसभा की वैल्यू निकालनी है तो 208, और विधानसभा में सदस्य कितने हैं, 403, पूरी वोट वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे बात? तो यानी कि एक विधायक की वोट वैल्यू, जो एक विधायक उत्तराखंड का है, एक विधायक हिमाचल का है, एक विधायक राजस्थान का है, उन सब विधायकों की वोट वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। पर एक राज्य के अंदर जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उन सब कॉन्स्टिट्यूएंसी में विधायकों की वैल्यू क्या होगी, बराबर। ऐसा नहीं होगा कि यूपी के 403 है तो 403 में से गोरखपुर वाले की ज्यादा है और सहारनपुर वाले की कम है, नहीं। यूपी का क्षेत्र है तो सारे विधायक यूपी के, उनकी वोट वैल्यू क्या होगी, बराबर। जब बात सांसद की आएगी तो सांसद कोई कहीं का हो, कोई यूटी का हो, कोई हिमाचल का हो, कोई उत्तराखंड का हो, कोई बिहार का हो,
सांसद अगर यूपी का भी है तो उसकी वोट वैल्यू भी वही होगी जो वोट वैल्यू उत्तराखंड वाले की होगी। अंतर आ गया समझ में? विधायक के मामले में अलग है मामला, सांसद के मामले में अलग है। पहले तो ये कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखो आगे, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लिखो, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या कॉमा उस राज्य की जनसंख्या को कॉमा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा, ध्यान से लिखना, एक भी शब्द इधर उधर नहीं होना चाहिए, तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा, तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने से प्राप्त होती। दोबारा सुन लेना, देख लेना, चेक कर लेना, कोई शब्द इधर उधर ना हो। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या कॉमा उस राज्य की जनसंख्या को कॉमा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या को भाग देने पर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, द्वारा भाग देने से। जी, भाग देने पर प्राप्त होती, भाग देने से प्राप्त होती है, लास्ट यही। दोबारा बोल रहा हूं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या पर भाग देने पर प्राप्त होती है। हो गया? अब इसका मतलब समझो, क्या बोल रहा है। मान लीजिए हम उत्तराखंड की बात करते हैं, अपने राज्य की। हमें क्या करना है, हमें पता है उत्तराखंड में टोटल सीट कितनी है, 70। तो अगर हम एक विधायक का वोट वैल्यू निकाल दे तो 70 का निकाल देंगे भाई। एक का मिल जाए तो इंटू कर दो, 70 का मिल जाएगा। तो एक का कैसे निकालेंगे? तो हम लिख रहे हैं यहां पर, पहले देखेंगे, एक विधायक का मत मूल्य। अब भाई अलग अलग राज्य के लिए अलग होगा, मैं उत्तराखंड का बता रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड राज्य में हम बैठे हुए। तो वो कैसे निकलेगा? फॉर्मूला तो पूरे देश के लिए जितने राज्य सबके लिए बराबर होगा। फॉर्मूला क्या है इधर देखिए, मैंने क्या बोला, जब मैं समझाता हूं उस टाइम लिखना नहीं है। राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, जो भी जिस राज्य का भी आप निकाल रहे हैं, यूपी का निकाल रहे हैं तो यूपी की कुल जनसंख्या, उत्तराखंड का निकाल रहे हैं तो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या, हिमाचल का, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, जिसका निकाल रहे हैं उसकी कुल जनसंख्या को भाग दे देंगे आप उस राज्य में जो निर्वाचित विधायकों की संख्या। जैसे उत्तराखंड के मामले में 70, यूपी के मामले में 400। जो प्रोडक्ट आएगा वो आप 1/1000 ज्यादा ना आप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एक विधायक का मत। जब एक विधायक का मत मूल्य मिल गया तो अब आपको जितने का भी निकालना निकाल लीजिए। जैसे उत्तराखंड में कितने हैं, 70, हिमाचल में 68, यूपी में 403, निकल जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है। क्लियर हुआ? आपको समझ में आया? क्या करना, सिंपल चीज है। आपको एक विधायक का वोट चाहिए, कैसे निकालोगे आप? राज्य की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या करोड़ों में होती है, उसको सीटों से डिवाइड कर देना है। कितनी सीटें? जो इलेक्टेड सीटें, जहां पर इलेक्शन होता है
कुछ नॉमिनेटेड भी होती है ना, जो रिजर्व होती है, वो नहीं, इलेक्टेड। एक बहुत बड़ी संख्या आएगी, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 1/1000 से उसको इंटू कर, 1000 से डिवीजन वाला मामला है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि संख्या आती है, भारत में जनसंख्या 1 करोड़ों में है, तो उसको 1000 से क्या कर देते हैं। हाँ, आ गई बात समझ में। सर लेकिन जो राष्ट्रपति का मतलब चुनाव होता है ना सर, तो उसमें एक विधायक सांसद जो होता है उसका सर 10 लाख माना जाता है ना, जनमत। नहीं 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 नहीं, उसमें इसमें नहीं होता वाला, वो वाला फॉर्मूला नहीं यहाँ इसमें नहीं नहीं, चल सकता। नहीं राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं सर। नहीं नहीं, राष्ट्रपति में नहीं चलता वो हम जनरल इलेक्शन की बात करते हैं, जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन होता है, कि एक सांसद 10 लाख लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो संविधान सभा का गणित बैठा था। पर वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, आज तो वो 20-20 लाख भी प्रतिनिधित्व कर रहा है, सीटें रिजर्व है, अब नहीं चल रहा वो वाला मामला, अब वो ढंग से बैठ नहीं पा रहा है, क्योंकि यूपी की सीटें कम है और जनसंख्या पहुंच गई है वहां 25 करोड़। अब हाँ, जनसंख्या से एक बात और ध्यान रखनी, हमने बोला राज्य की कुल जनसंख्या, लेकिन कौन सी कुल जनसंख्या, आज तो यूपी की जनसंख्या 22, 23, 24 करोड़ है, ये वो जनसंख्या नहीं चल रही है, ये जो कुल जनसंख्या है सर, ये जनसंख्या है 1971 की, 1971 में जो जनसंख्या रही होगी वही जनसंख्या आज भी चल रही है। आज भी जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो जब हम कुल जनसंख्या लेते हैं किसी राज्य की, तो वो जनसंख्या वो नहीं लेते कि 2011 में क्या थी, 2001 में क्या थी, 1991 में क्या थी, 1981 में क्या थी, नहीं, अभी 50 साल पीछे 1971 में, 1971 में सर, क्यों, उसके बाद तो इतनी बार काउंटिंग हो गई, 1971 के बाद तो सर 1981 में काउंटिंग हो गई, उसके बाद 1991 में काउंटिंग हो गई, 2001 में हो गई, 2011 में हो गई, और अभी 2021 वाली तो अभी तक नहीं हुई सर, अब मोदी जी आ गए दोबारा, अब शायद प्रोसेस कोविड की वजह से अटकी हुई थी, लेकिन उसके बाद कितनी बार हो गई, 1, 2, 3, 4, और अब ये 2021 में 50 साल हो गए, और ये चल रहा है 24, तो यानी कि 53 साल हो गए। सोचो जरा, 53 साल पहले यूपी की जनसंख्या क्या थी और आज क्या हो गई होगी, लेकिन सिस्टम कौन सा चल रहा है, 53 साल पुराना। सीमा जी ध्यान दीजिए। सर हम ये कहना चाह रहे, सर एक मिनट, हम यही कहना चाह रहे, हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो 1971 की जनसंख्या के आधार पर एक वोट का मत 10 लाख ही माना जाता है, ये चीज कह रहे थे सर। वो तो हमें पता है, नहीं प्रेजेंट नहीं, टाइम का नहीं लेंगे एक जी। वोट का मत 10 लाख नहीं माना जाता, वो तो अलग अलग होगा, अभी उसी पे तो आ रहे हैं, वो आप कंफ्यूज कर रही हैं, जो हम जनरल इलेक्शन करते हैं उसमें हमने आपको बताया था कि 10 लाख वोट वैल्यू जनरली क्या होता है, 10 लाख पर एक कैंडिडेट, आप उससे कंफ्यूज कर रही हो उससे, वो अलग चीज है, वो बिल्कुल ही अलग चीज है, मतलब कोई तालमेल ही नहीं है दोनों का, वो बिल्कुल अलग बात हो गई, कि जो हम अपना सांसद चुनते हैं तो वो सांसद 10 लाख लोगों पे एक होता है, हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहे हैं, वहां राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद का वोट वैल्यू देख रहे हैं, अपने परिप्रेक्ष्य में नहीं देख रहे हैं जनता के, कि राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, वो अलग चीज है, बिल्कुल बिल्कुल ही अलग चीज है, कोई मैच ही नहीं है। तो ओके सर। 1981 की जनसंख्या अलग हो गई, 1991 की अलग हो गई, 2001 की अलग हो गई, 11 की, 21 की, लेकिन ये रोका हुआ है कहां तक, 1971 तक। सीटें भी अभी आप देखिए, जो आज हम लोकसभा की 543 सीटें देख रहे हैं ना बच्चों, ये भी इसी हिसाब से अटकी हुई है, जबकि अब नई संसद बन गई, लोकसभा में वहां कितनी सीटें रखी हुई है उसके लिए, 8, 8, 8, लेकिन अभी भी चुनाव कितनी सीटों पे हुआ, 543, क्या 888 सीटों पे चुनाव हुआ, सीटें बन गई है, जबकि इतनी नई संसद बन गई है ना, सबने देख ली नई संसद, उसी में तो बैठते हैं आजकल सारे, कल से शुरू तो हो गया लोकसभा का सत्र। अब प्रश्न ये है कि यहां पर क्यों रोकी गई, तो इसके पीछे कारण ये है कि जब भारत में फैमिली प्लानिंग का, पूरी दुनिया में फैमिली प्लानिंग का कंसेप्ट लाने वाला देश कौन है, शुरुआत सबसे पहले भारत ने की, तो उसमें क्या हुआ, भारत में जब फैमिली प्लानिंग का कंसेप्ट आया, तो उसके बाद दक्षिण भारत के राज्यों ने तो इसमें काफी सफलता प्राप्त की, दक्षिण भारत के राज्यों में तो जनसंख्या क्या हो गई, कम हो गई, मतलब स्थिर हो गई, वहां पे लोगों ने बच्चे दो दो दो, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। अब इससे क्या होने लगा, एक विधायक का वोट वैल्यू किस हिसाब से डिसाइड होता है, उस राज्य की जनसंख्या और वहां की सीटों के हिसाब से। अब मान लीजिए यूपी की, बिहार की, राजस्थान की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाए, और फिर वहां के विधायक, तो उनकी वोट वैल्यू तो
किसी दिन ऐसा टाइम आ जाता कि यूपी के एक विधायक की वोट वैल्यू तमिलनाडु के 50 विधायकों के बराबर हो जाती। तो ये तो बड़ा अंतर हो जाता, यानी कि उत्तर और दक्षिण भारत में काफी अंतर आ जाता। ऐसे तो जो राज्य जनसंख्या कंट्रोल करने, उनका शेयर क्या हो जाता, कम हो जाता। इसीलिए वहां पर बड़ा सिरदर्द हुआ। इंदिरा गांधी के सामने बात आई। इंदिरा गांधी मैडम ने क्या किया, इंदिरा गांधी मैडम ने कहा देखो, जो साल जहां पर उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कॉमन दर से बच्चे हो रहे थे, वो साल की सेंसिस है 1971 की। उस समय लगभग लगभग, फिर भी उत्तर भारत की ज्यादा थी, पर उत्तर और दक्षिण में बीच में क्या था, एक सामंजस्य था। दक्षिण भारत में जनसंख्या स्थिर होने लगी, उत्तर भारत में फैमिली प्लानिंग उस तरह से काम नहीं कर रही थी। तो इंदिरा गांधी ने एक अमेंडमेंट किया, 42वां संशोधन, 42nd अमेंडमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। याद कीजिए कब हुआ है, 1976 में इमरजेंसी लगी थी, और आज 25 जून है। आज ही इमरजेंसी लगी थी, 25 जून 1975। आज इमरजेंसी को 50 साल, कितने हो रहे हैं, 50 साल ही हो रहे हैं, 25 साल, एक कम 50, एक कम 50 साल हो रहे हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। उस साल इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, 1971 का सेंसस क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। फ्रीज मतलब होता है इसे लॉक कर दिया कि सीटें अब इसी के हिसाब से चलेगी। कब तक के लिए, कब तक के लिए कर दिया उन्होंने, अगले 25 सालों के लिए। करा कब अमेंडमेंट, 1976, अगले 25 साल यानी कि 2001 तक। तो ये तो इंदिरा गांधी ही करके चली गई थी कि 25 सालों के लिए फ्रीज कर दो। फिर 25 साल बाद जो सरकार आएगी वो खुद सोचेगी आगे क्या करना है। तो इंदिरा गांधी ने 1971 का सेंसस क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। कब किया, 1976 में। कौन से अमेंडमेंट से किया, 42वां, जो काफी फेमस अमेंडमेंट है। 25 साल जब, अब 25 साल बाद 2001 में जब ये मामला फिर आया सामने, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के हिसाब से मियाद खत्म हो रही थी, मियाद थी केवल कितने सालों की, 25 सालों की। तो बात उठने लगी कि आप दोबारा से, क्या आप दोबारा से जो है सीटों का आवंटन अलग तरीके से होगा, जनसंख्या के अनुसार होगा, क्योंकि तब तक तो नई जनगणनाएं आ गई थी। 71 के बाद 81 की भी हो गई थी, 81 के बाद 91 की भी हो गई थी, और फिर 2001 में भी हो गई थी। तो नए जनगणना के अनुसार होगा। सरकार थी उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की, किसकी थी 2001 में, अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम भी इसमें कोई अभी परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि कोई बड़ा अंतर आया नहीं है। हम जो इंदिरा गांधी ने 25 साल बढ़ाया था, हम इसको अगले 25 साल के लिए बढ़ा देते। तो 2000 और 2001 में 84वां संशोधन हुआ, 84th अमेंडमेंट, और फिर इन सीटों को अगले 25 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 84th अमेंडमेंट किसने किया, ये अटल बिहारी वाजपेयी। अब ये कब हुआ, 2001 में। 25 साल बढ़ गए, कब हो रहे 25 साल, 2026 में। इसीलिए आपने सुना होगा 2026 तक सीटें चेंज नहीं होंगी। 2026 क्या दूर है, 2026 आने वाला है, 24 में हम चल रहे हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने यही सोच के पहले से ही नई संसद भवन बनाई है। आई अब बात समझ में, उस टाइम बड़ा हल्ला हो रहा था, सरकार संसद क्यों बना रही है, संसद क्यों बना रही है। अरे ये पढ़ो पहले, 25 साल के लिए अटल जी ने फ्रीज किया था, वो 25 साल का टाइम पीरियड 2026 में पूरा होने वाला है। 2026 में क्या फिर 25 साल के लिए बढ़ाएंगे, अब कभी तो रुकना पड़ेगा, हमें कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए पहले संसद बन गया होता है। तो सरकार को सलाह देने के लिए कितने एक्सपर्ट लोग बैठे होते, आम जनता को पता नहीं होता, उनको जैसे सिखा दिया ये हो रहा है, नया संसद बन रहा है, फलाना खर्चा हो रहा है। पहले यहाँ अमेंडमेंट तो पढ़ लो, 84th अमेंडमेंट हो रखा है, और उससे 25 साल के लिए फ्रीज हो रखी है इसी। अब वो अमेंडमेंट पूरा हो रहा है, उसका टाइम पीरियड कब, 2026 में। 2024 चल ही रहा है, आधा साल तो चला ही गया, 24 का भी जून में है नहीं चल रहा, 6 महीने बचे, 25 26। अब 2026 में नहीं हो जाएगा तुरंत, 2026 के बाद जो अगली जनगणना होगी, 2026 के बाद अगली जनगणना कब होगी, 2031। उसके हिसाब से सीटें नए सिरे से सेट होंगी, ये लिखा हुआ है अमेंडमेंट। अब पर प्रश्न ये है, अभी तो फिलहाल 2021 वाली जनगणना ही नहीं हो पाई,
2021 में कोविड की दूसरी वेव आ गई, 2022 आ गया, 23 आ गया, अब इलेक्शन का ईयर रहा ये, 24 में इलेक्शन ही हो गया। उससे पहले हम उसमें फंस गए थे G20 में, कभी कुछ काम आ जा रहा, कभी कुछ काम आ जा रहा, सेंसिस हो नहीं पा रहा। अब करा सकती है सेंसिस सरकार, लेकिन अब कराने उसे कब, अब चल रहा है 24-25 में कराएगी तो फिर 5 साल फिर कराने। सर जनगणना कब तक हो सकती है? हाँ, यही बात हम बता रहे हैं, 2021 की जनगणना होनी थी, 24 चल रहा है। अब तो मेरे को लग रहा है सरकार को शुरू कर देना चाहिए तुरंत इसको, अमित शाह को अरे पहली सर ऐसा प्रायोरिटी मत से बोलिए, इसको सर तुरंत ऐसा शुरू मत करना बोलिए, चाहिए। 2 साल अभी और टल जाए तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग की ड्यूटी लग जाती, बचना नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी 2 साल ना हो, भगवान करे, नहीं बहुत दिक्कत होगी सर, बचना नहीं है। नहीं नहीं, तो अगर ये 2 साल और टलेगी तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। अरे सर हम पढ़ नहीं पाएंगे, फिर हमारे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरी तो लाइफ चौपट ना, इधर भी पैसा गया उधर भी गया, सर बचेंगे है नहीं। तो भगवान से प्रार्थना अभी ना हो, टल जाए 2 साल और कैसे करके। खैर वो सरकार देखेगी, पर मैं ये बता रहा हूँ कि 2024 चल रहा है, 3 साल हम ऑलरेडी डिले हो गए हैं, तो अब मुझे लगता नहीं कि सरकार इसको और डिले करना चाहेगी, वरना फिर जनगणना करने में भी तो 1.5 साल लग जाता है। 1 से 1.5, इतना बड़ा देश है, 1 से 1.5, फिर उसके आंकड़े आते आते 1 साल और लगता है, तो 2026-27 हो जाएगा, और फिर 2031 में तो होनी है। हाँ सर, हमने 10 में किया था, और इसके आंकड़े जो अवेलेबल हुए थे 11 में घोषित हुए थे जी, तो 10 में हाँ, कराएगा। टाइम लगता है ना आंकड़े आने में, कंपाइल होना होता है, बहुत सी चीजें होती है। समझ गए ना आप बात, सारी कहानी आपको मैंने बता दी है, अब लिखो उसको आगे। ये तो हमने निकाला एक सांसद का, एक विधायक का, आगे लिखिए। ध्यान रहे कि, अगला पॉइंट लिखिए उसके नीचे, ध्यान रहे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, कॉमा, प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य, प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में, प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। ठीक है, यानी यूपी में अलग होगा, उत्तराखंड में। अब आपको घर जाके लिस्ट चेक करनी है, व्हाट इज द वोट वैल्यू, उत्तराखंड में कितनी है। मेरे को यूपी की याद आ रही है इस टाइम 208 है, बाकी सब अपना चेक करें, सबसे ज्यादा यूपी की है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए अगला पॉइंट। संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या, अगला पॉइंट, संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या, निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या, कॉमा, सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को, सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से, सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता। संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, लिख दिया। यानी इसका मतलब समझे, ये तो था एक विधायक का। अगर हम लिखें एक सांसद का मत मूल्य, पहला वाला फॉर्मूला तो आपने लिख लिया था ना, उसे ब्रैकेट में बंद कर देना। एक बच्चे का कॉपी से रात को उड़ गया था, ब्रैकेट में, एक बच्चा था, उसने उसको डब्बे में बंद नहीं किया और वो रात को कॉपी से उड़ गया, उसको बिल्कुल बॉक्स में बंद कर दो। अब हम पढ़ रहे हैं एक सांसद का, सांसद का कैसे निकालेंगे, सांसद का कैसे निकालेंगे। सांसद में क्या लिखा हमने, जो भारत में प्रत्येक विधानसभाएं हैं, विधानसभा में कौन है, विधायक, यानी भारत के जो सारे विधायक हो गए उनके कुल मतों का मूल्य, यानी ऑल MLAs ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ
एमपीज ऑफ पार्लियामेंट। तो लिखो ऊपर, हिंदी में बड़ी सी डेफिनेशन लिखो, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, यहां लिखना है, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य। यानी आपने यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, सारे राज्यों के विधायकों का, भारत में सारे राज्य उनके विधायकों के मतों का मूल्य, उस मत मूल्य को डिवाइड कर देंगे आप किससे, 776, यानी कि संसद के नीचे लिखेंगे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। हो गया। अब पढ़ो ऊपर, जो आपने ऊपर लिखा उसका नीचे फॉर्मूला लिख दिया। आप इसको भी डब्बे में बंद कर दो, पता लगा यही वाला उड़ गया। दोनों फॉर्मूले को बंद कर दो। विधायक का कैसे निकालना है और सांसद का कैसे निकालना है, तो पहले विधायकों का निकाला जाएगा। विधायकों का बड़ा सिंपल है, क्या है, जिस राज्य का निकालना है वहां की कुल जनसंख्या, पर जनसंख्या नहीं मत लिया ना अपने हिसाब से, 1971 वाली जनसंख्या को डिवाइड कर देना कितना, उस राज्य के जितने टोटल विधायक है निर्वाचित, फिर इंटू कर देना है 1/1000 से, और फिर निकालना है सांसद का। सांसद का कैसे निकलेगा, जब सारे राज्यों के विधायकों का आ जाएगा, उनका कुल मत मूल्य डिवाइडेड बाय जो कि टोटल नंबर ऑफ सांसद है निर्वाचित वाले। बस, तो हो तो क्या, इतना सिरदर्द क्या है इसमें, थोड़ी सी गणित है इसमें। आगे लिखेंगे अब स्टार पॉइंट, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व, लिखा था मैंने कहीं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, हाँ, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल हस्तांतरणीय, एकल संक्रमणीय भी लिखती है कुछ किताबें, एकल हस्तांतरणीय, सर प्रतिनिधित्व के बाद एकल हस्तांतरणी, एक मिनट, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल हस्तांतरणीय मत तथा एकल हस्तांतरीय मत तथा गुप्त मतदान से होता है, तथा गुप्त मतदान से होता है, कॉमा, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए कॉमा, मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है। बताया ना मैंने 50% प्लस वन, मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, जिसे कोटा कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, जिसे कोटा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कोटा। अब लिखिए कोटा बराबर, फॉर्मूला लिखिए, कोटा, एक तो कोटा राजस्थान में है, कोटा बराबर, ऐसे लिखिए फॉर्मूला बनेगा इसका भी, कोटा बराबर कुल वैध मत, कुल टोटल वैलिड वोट्स, कुल वैध मत अपॉन कितनी पोस्ट के लिए चुनाव हो रहा है, कितने होते हैं पोस्ट, एक ही पोस्ट है राष्ट्रपति, अपॉन 1, जितनी भी पोस्ट है उसमें +1, 1+1, यानी ये 1 क्या है, इसके नीचे लिख देना कुल पद एक ही तो है राष्ट्रपति का, 10 राष्ट्रपति तो होना होते, 1+1, इसका जो सम आएगा +1, दैट इज द कोटा। कोटा क्या है राष्ट्रपति के चुनाव का, सामने देखो, कुल वैध मत, जितने टोटल वोट पड़े, मान लीजिए टोटल वोट कितने पड़े,
10 लाख। टोटल वोट कितने पड़े? 10 लाख। टोटल पोस्ट कितनी है? 1, उसमें 1 जोड़ना है। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 यानी 5 लाख प्लस 1, 5 लाख 1 आ गया 50% प्लस 1, वही व्यक्ति इलेक्ट हो जाए। आ गई बात समझ में? तो क्या है कोटा? कुल वैध मत। कुल वैध मत मतलब सांसद विधायक सबके मिला दिया आपने। मान लीजिए कुल वैध मत हो गए 10 लाख, उसको डिवाइड कर देंगे। पद कितना है? 1 पद है और 1 उसमें जोड़ना है, 1 और 1 2। 10 लाख को 2 से भाग देंगे तो क्या? 5 लाख। और जो कुल सम आएगा उसमें क्या करना है? 1 जोड़ना है। तो 5 लाख 1 तो हो गया 50% प्लस 1। इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लास्ट लिखिए, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी सभी विवाद। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी सब, ये बहुत जटिल टॉपिक है जो अब कंप्लीट होता है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी, इसलिए तो मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था, ये हमारा और तुम्हारा चुनाव नहीं है। हमारा तो बड़ा सिंपल है, बटन दबाओ बटन दबाओ बस। राष्ट्रपति का चुनाव झंझट वाला है। इसलिए हाँ, क्या लिखा आपने? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी सभी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है एवं उसका निर्णय अंतिम होता। एवं किसका निर्णय? कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम। याद रखनी है बात सब। यानी अगर कोई बात आ जाए, ऐसी डिस्क्रिपेंसी हो, कोई डिस्प्यूट राइज हो जाए राष्ट्रपति के चुनाव में, ये कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट। और जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी वही फाइनल डिसीजन। इसी के साथ आपका चुनाव, मतलब आपका ये टॉपिक क्या हुआ? चुनाव वाला खत्म। समझ में आया कि नहीं आया ये? इसको घर जाके एक बार और रिवाइज करना है। बाकी ऐसे गणित नहीं आता वहां कि इसका निकालो, वोट वैल्यू निकालो, ऐसे नहीं पूछता। ये टॉपिक पूछता है वो कौन सी विधि है? एकल हस्तांतरी विधि, ये याद रखना है आपको। एकल संक्रमणीय, है ना? और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुनाव होता है। गुप्त मतदान है, लिखा ना आपने? गुप्त को अंडरलाइन कर देना। कॉन्फिडेंशियल होता है। आप किसी पार्टी को, किसके हो, आपकी चॉइस है, आप किसको A B C देना चाहते हो। मान लीजिए आप बीजेपी के हैं, अब वहां पे जो मतदान दे रहे हैं वो तो आप गुप्त दे रहे हैं, आप दूसरे कैंडिडेट को दे दें, कोई पता नहीं लगता, गुप्त मतदान। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।